इंट्रोवर्ट पर्सन को पब्लिक स्पीकर बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल, ओके, राइट? वो चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, वो स्किल आप डेवलप कर सकते हो। कुछ लोगों को स्टेज पे जाने से ही डर लगता है। ऐसे लोगों के लिए अगर फियरलेस माइंडसेट बिल्ड करना है तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? बेसिकली उनका इंटरप्रिटेशन जो है, जो मीनिंग उन्होंने डाला है इस चीज के पीछे, वो नेगेटिव है। वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि यार अगर मैंने खराब परफॉर्म किया तो, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो क्या हुआ। किसी को भी अपना पब्लिक स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके लिए बेसिक स्किल्स क्या सजेस्ट करोगे कि ये इतनी स्किल्स होनी चाहिए? आप पब्लिक के सामने बोलो, उससे पहले आप एक कैमरा के सामने अच्छे से बोल पाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अगर कभी पब्लिक स्पीकिंग करने चाहते हो तो अपनी स्क्रिप्ट कैसे डिजाइन करते हो? मैं अपने दिमाग में पॉइंटर्स रखने वाला ओके, कि इन इन चीजों के ऊपर मुझे बात करनी है। if public speaking sounds like your worst nightmare, you are not alone. You are one of the estimated 70% of the population that has an intense fear of public speaking. But that's okay. Namaste and welcome. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. Today we have a very special guest joining us, Mr. Mohit Jagwani here. He is entrepreneur, life coach, and one of the India's top speaker. On today's episode, we have covered easy steps to follow if you want to start or improve public speaking. So let's discuss basic questions with Mohit. So welcome Mohit. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या so मोहित, मुझे अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ और मुझे बताओ कि ये पब्लिक स्पीकिंग में आप कैसे आए, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं ये एक ही चीज़ थी जिससे मैं भागता रहता था क्योंकि मुझे बहुत फियर है पब्लिक स्पीकिंग का। तो मैंने सोचा कि आपको इनवाइट करते हैं और जानते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सो टू टेल यू लिटिल बिट अबाउट माय बैकग्राउंड, अगर मेरे बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। बट मुझे टेक्निकल चीज़, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने उतना खींचा नहीं। जब मैं कॉलेज में था, मैं जनरली लोगों के साथ, आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट था, जहाँ पे मुझे बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता था। अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे थे वो। उसके सिवाय ट्रेनिंग्स देना, जैसे मैं जब वॉलंटियर था तो वॉलंटियर के बाद मैं एक फेलो बना, जहाँ पे मेरा काम था वॉलंटियर्स को ट्रेन करना। तो उनको ट्रेनिंग देने में मुझे मज़ा आता था। एंड मुझे बस आई फेल्ट कि मुझे एक फुलफिलिंग फीलिंग आती थी जब मैं स्टेज पे जाता था और कुछ बोलता था। पहले नहीं आती थी क्योंकि पहले डर लगता था, जैसे आपने बोला, क्योंकि शुरुआत में कोई भी जन से अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं होता है, वो बनना पड़ता है। तो शुरुआत में वो था, बट फिर इवेंचुअली आई गॉट टू अ पॉइंट कि यार मुझे बहुत मज़ा आने लगा। उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स भी ली। आई बिकेम अ लाइफ कोच एज वेल। अब एज अ लाइफ कोच एज वेल मुझे लोगों को ट्रेन करने में मज़ा आता है, वो कोच करने में मज़ा आता है। तो दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ पब्लिक स्पीकर एंड आई मेड इट अ प्रोफेशन। ओके, मुझे आप अपने लाइफ को एक एग्जांपल देके बताओ कि जब आप फर्स्ट टाइम जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे थे तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तो फर्स्ट टाइम मुझे याद है, मेरे कॉलेज का सेकेंड ईयर था। ओके, ऑडिशंस बेसिकली चल रहे थे, इंटरव्यूज क्लब या चैप्टर में जाने के लिए। तो मेरे कॉलेज में एक टोस्ट मास्टर्स क्लब था। जनरली अगर आप किसी टोस्ट मास्टर्स क्लब में जाओगे तो आपको कुछ भी इंटरव्यू टाइप नहीं देना पड़ता है, वो बस आपको ले लेते हैं अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है तो। बट मेरे कॉलेज में उस क्लब में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हर किसी को नहीं लेते थे। और आपको उसका पार्ट बनने के लिए सिर्फ स्टेज पे जाना था और खुद का इंट्रोडक्शन देना था, दैट्स इट। मैं भी प्रिपेयर्ड था कि यही करना है। एंड मेरे दिमाग में, मैंने इससे पहले कभी पब्लिक स्पीकिंग को उतना अटेंशन नहीं दिया था, मैंने नहीं किया था उससे पहले। तो आई थॉट क्या होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आना है, क्लासरूम भरा होगा, क्लासरूम के सामने बोलना है, मेरे टीचर्स तो ये रोज करते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये माइंडसेट के साथ मैंने खाली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया और मैं वहाँ पे क्लासरूम के बाहर खड़ा हो गया। फिर जो होस्ट थी उसने मुझे बुलाया कि मोहित प्लीज कम। एंड मैं गया। एंड जैसे ही मैं अंदर जा रहा था, मैंने देखा ऑडियंस भरा हुआ। मेरा हार्ट बीट फास्ट होने लगा। मैं सोच में थोड़ा पड़ गया, ये क्या हो रहा है।
एंड आई थॉट ठीक है कोई बात नहीं जाते हैं. एंड मैं स्टेज पे गया एंड मैंने देखा ऑडियंस को, उसने मेरा इंट्रोडक्शन दिया एंड मेरा दिल एकदम जोर जोर से धक धक कर रहा है. मुझे पता नहीं क्यों एंड मेरे हाथ मुझे भारी लग रहे हैं, स्वेटीनेस ऐसे फील हो रहा है. एंड मैं बोलता हूँ हेलो, माय नेम इज मोहित एंड आई लव प्लेइंग बास्केटबॉल. यही मेरा रिस्पॉन्स था. उसके बाद मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला. मेरे पास टोटल 1 मिनट था बोलने के लिए. उसमें से बस मैंने इतना बोला. बाकी के पूरा टाइम मैं बस चुप था, ऑडियंस को देख रहा. दैट्स इट. और जब टाइम खत्म हुआ मैं बस क्लासरूम के बाहर गया और मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा एम्बैरेसिंग मुझे कभी फील नहीं हुआ था लाइफ में. सो उसके बाद आई डिसाइडेड कि यार ठीक है ये ऐसा हुआ बट मैं आगे ट्राई करूंगा फॉर श्योर. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट केम टू पब्लिक स्पीकिंग. ओके, यू नो एक अच्छे पब्लिक स्पीकर या कोई भी स्पीकर की क्वालिटी क्या होती है, जब भी वो कोई बातें या कोई स्टोरी शेयर करता है ना तो सामने वाला बंदा भी ऐसा फील करता है कि वो मोमेंट जी रहा है. आपने जैसे अभी शेयर किया मुझे लगा कि मैं वो फील कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं ये फियर मैं पास हो चुका हूँ. सो दैट वाज ग्रेट आपने जैसे डिस्क्राइब किया. सो मुझे ये बताओ कि आपने ये जर्नी जब स्टार्ट की तो कौन से फेजेस आए जिसके कारण आज आप यहाँ पे. ओके, इसके बाद मैंने स्टैंड अप कॉमेडी भी ट्राई किया. अच्छा. हाँ, मैं गया था एंड पहली बार मैं गया था तो ये एक्सपीरियंस हुआ. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है, चीज़ें करनी है. फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में अपना पहला सेट दिया था और वो पहला सेट कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ एक मैंने किताब में कुछ लिखा था और वो पढ़ के मैंने एक अच्छे तरीके में डिलीवर करने का ट्राई किया. तो मैं बोल भी रहा था तो किताब को रीड करके तो वो जो भूलने वाला फीलिंग था वो उस टाइम पे नहीं आया जो पहली बार आया. तो उसके बाद कुछ 1-2 लोग हंसे भी थे. और जब आप स्टार्ट करते हो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई नहीं हंसा, मुझे लगा कि एकदम खराब जाने वाला है. बट फिर जब वो 1-2 लोग हंसे तो मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिला. एंड जब आप स्टेज पे जाते हो और आपको कुछ भी फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन मिलता है ना, जब आपको 10 लोग या 20 लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फीलिंग रहता है. राइट. तो फिर मैंने उस एक्सपीरियंस के ऊपर और बिल्ड किया. फिर जो तीसरा सेट मैंने किया वो बिना किताब के किया, उसमें भी कुछ लोग और हंसे. एंड फिर उसके बाद कुछ मैंने और सेट्स किए तो लोगों को मज़ा आ रहा था. बट मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आया कि यार इसको मैं एज अ करियर कर सकूं. मैं उतना ज़्यादा फनी नहीं था. राइट. तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं क्या और कर सकता हूँ. तो ट्रेनिंग्स में मुझे मज़ा आता था, ट्रेनिंग्स देने में लोगों को, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बताया एक नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था. उस क्लब में मैं लोगों को ट्रेन भी करता था तो उसमें काफ़ी मज़ा आया. तो मुझे वैसा कुछ सिखाना लोगों को कि उनसे उनका ग्रोथ हो और कुछ ऐसे बल्ब और मोमेंट लगे कि यार ये मैंने पहले कभी सुना नहीं था, वो सारी चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आने लगा. सो इवेंचुअली लाइफ मुझे कुछ कुछ करके उसी दिशा में खींचती गई एंड बस फिर आई डिसाइडेड टू मेक दिस माय प्रोफेशन. ओके, दैट्स ग्रेट. लोग एक बात तो ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग का फेस किया तब आपको लगा कि नहीं ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और फिर वहाँ से अपने ऑनगोइंगली ट्राई चालू रखिया और आप यहाँ तक पहुँचे. बट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ में आपका फेवरेट पब्लिक स्पीकर कौन है जिसको आप आज भी आइडियल मानते हो, या मतलब आपको लगता है कि नहीं यार ये बेस्ट है. ओके, सो मैं उनका खाली डिस्क्रिप्शन दूंगा. मैं शुरुआत में नहीं बताऊंगा कौन है. बट बेसिकली एक BNI की मीटिंग थी जहाँ पे मैं अपनी मदर को सब्स्टिट्यूट करने गया था. ओके. मुझे नहीं पता था मीटिंग में क्या होने वाला है. मैं गया था, मैं बस उस मीटिंग में गया, सब्स्टिट्यूट किया मम्मी को. एंड फिर उस मीटिंग के एंड की तरफ एक बंदा उठा एंड उन्होंने बोलना चालू कर दिया. एंड आई डोंट नो कौन था वो, आई डोंट नो हाउ, बट द वे ही वाज स्पीकिंग, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे वो इतना एलिगेंट था. मैंने जिंदगी में कभी वैसा स्पीकर नहीं देखा था. मतलब एक शेर एकदम ऐसे कॉन्फिडेंट शेर, बट बुरा नहीं रहा है. आपको पता है कि उसमें काबिलियत है फुल, बट समझो वो सूट पहन के बस चल रहा है एंड बोल रहा है. दैट इज द फीलिंग आई गॉट व्हेन आई फर्स्ट सॉ हिम. एंड ही इज नन अदर देन यश वसंत. ओके.
right? Executive director of DNI Ahmedabad. And the first time I saw him, I knew कि यार मुझे इनसे सीखना है. I have to learn from him. So he was my idol. And उनको देख के अभी भी इवन नाउ जब भी मैं उनको देखता हूँ उनसे कुछ ना कुछ मैं सीख के ही जाता हूँ. कुछ भी, वो छोटी से छोटी बात हो सकती है या बड़े से बड़ी लर्निंग हो सकती है. एंड मैं इन अ वे अपनी स्पीचेस को भी उनसे काफी इंस्पिरेशन लेके डिजाइन करता हूँ. सो ही वुड बी द वन दैट आई लुक अप टू द मोस्ट एज अ स्पीकर. सो या ओके, दैट्स ग्रेट. सो आई थिंक उस मीटिंग में मैं भी था शायद. आई डोंट रिमेम्बर, मे बी. ओके, सो मुझे आप ये बताओ कि आपकी ये जर्नी में आपको क्या लगता है कि कोई भी पब्लिक स्पीकर के लिए बिगेस्ट चैलेंजेस क्या रहता है? अगर आपको स्टेप डाउन करना हो तो क्या क्या हो सकता है कि जिसको वो ओवरकम कर सकता है? व्हाट आई फील कि जब लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि खुद का कंपोजर मेंटेन करना अंडर स्ट्रेस. ओके, क्योंकि आपको हो सकता है 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग ऑडियंस में है. उस टाइम पे आप एक गलती भी करो, वो एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है क्योंकि 100 लोग के सामने आपका एक इंप्रेशन पड़ जाएगा. एंड वो आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आपने नेगेटिव तरीके में लिया तो मैंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि पब्लिक स्पीकिंग में लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी गए. सो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो आई वुड नॉट रेकमेंड यू गोइंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. ओके, करेक्ट. सो एक ये बड़ा बहुत चैलेंज है कि अंडर स्ट्रेस आपको 100 लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या आप वो चीज हैंडल कर पाते हो? दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग आई वुड रेकमेंड कि आप ऑन द फील्ड कितना सोच पाते हो. क्योंकि हियर्स द थिंग, राइट? स्पीच को कभी भी आप जब मेमोराइज करोगे ना, वो मेमोराइज करने से जो डिलीवरी होगा और आपको बस पता हो कि आपको कोर चीजें क्या है, एक माइंड मैप बनाया, वो माइंड मैप के हिसाब से जो आपको उस मोमेंट में आया वो आपने बोला, इन दो चीजों में बहुत ज्यादा फर्क रहता है. जो मेमोराइज चीज होती है ना, जनरली उसमें उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. बट अगर आपने माइंड मैप बनाया है कि आपको पता है आपको क्या बोलना है, आपने एक एक चीज नहीं डिसाइड की है, बट आपको ओवरव्यू पता है कि आपको क्या मैसेज भेजना है, एंड उसमें आपने कुछ की चीजें डिसाइड की है, तो जनरली इन मोस्ट केसेस ये बेटर रहता है. बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कर रहे हो, जैसे अगर आप एक स्टैंड अप सेट रिकॉर्ड कर रहे हो जो आपको एक सर्टेन तरीके में ही देना है, या फिर आपको इंटरनेशनल स्पीच कॉम्पिटिशन की स्पीच दे रहे हो, उस मामले में स्क्रिप्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस टाइम पे आप चाहते हो कि एक सर्टेन तरीके से एक सर्टेन टाइम में सब कुछ हो जाए. बट अगर आपके पास वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देन हैविंग दैट फ्रीडम कि हाँ यार भले मुझे ये चीज एग्जैक्ट नहीं बोलनी है, आई हैव रूम, तो वो फ्रीडम बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग अ गुड स्पीच. सो ये एक चीज मैं बोलूंगा, स्ट्रेस हैंडल करना. दूसरी चीज थिंकिंग ऑन योर फीट. एंड तीसरी चीज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग आइडिया अबाउट द कंटेंट. क्योंकि अगर आपको नहीं पता जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, तो देयर इज अ बिग चांस कि आप मिस इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, और वो मिस इन्फॉर्मेशन लेट्स से अगर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची तो इट इज अ रॉन्ग थिंग एंड इट्स गोइंग टू हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. वो खराब बात है और उसके लिए काफी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, आपको फेस करना पड़े डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो ये तीन चीजें इज समथिंग दैट आई वुड एडवाइस एवरीवन टू कीप इन माइंड. ओके, आपने जो सेकंड चीज बताई ना, वो मुझे आज सीखने को मिला. ओके, कि हैविंग अ रोड मैप इन योर माइंड, मतलब स्क्रिप्ट को रट्टा नहीं माना है, जस्ट एक रोड मैप क्लियर होगा. तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ कि जब ऑडियंस भी अगर सामने होती है ना, तो वो कन्वर्सेशन जो क्रिएट होता है ना, उससे वो कनेक्ट होते हैं. हाँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर आपने रट्टा मारा है या फिर जस्ट आप रीड कर रहे हो, तो एक कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाएगा. या 100%. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. सो दूसरा मुझे जानना है कि बेसिक एक मिथ है शायद कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो गुड पब्लिक स्पीकर होते हैं, और जो इंट्रोवर्ट होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है. और मैं भी एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ. तो मुझे जानना है कि अगर इंट्रोवर्ट पर्सन को पब्लिक स्पीकर बनना है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हो आप? इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन को जनरली देखने के दो नजरिए.
एक्सट्रोवर्ट्स आर पीपल, वो उस टाइप के लोग हैं जिनको लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मजा आता है, उस तरीके से वो रिचार्ज फील करते हैं। इंट्रोवर्ट्स को इंटरनली रिचार्ज फील होता है जब वो किसी और के साथ नहीं होते हैं। बट दैट बीइंग सेड, पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल, ओके, राइट? वो चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, वो स्किल आप डेवलप कर सकते हो। और आपकी तरह मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूं। एंड मैं जिस तरीके से रिचार्ज करता हूं, मैं भी, अगर आप मुझे बोलोगे मुझे फ्री टाइम है कुछ भी करने का एंड मुझे स्पीच अगर नहीं देनी, तो मैं बाहर जाना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना प्रेफर नहीं करूंगा। मैं प्रेफर करूंगा मैं खुद के साथ रहूं एंड जनरली एक किताब पढ़ना प्रेफर करूंगा। ओके, करेक्ट? सो दैट इज वन थिंग। एंड अगर आपको एज अ पब्लिक स्पीकर इंप्रूव करना है, तो आपको बेसिकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है पब्लिक स्पीकिंग डोमेन के अंदर, राइट? सो कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करते हैं? अब कॉन्फिडेंस जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है टास्क स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस, कि ये टास्क करते टाइम, ये टास्क आप जितना ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंट होते जाओगे। दूसरा होता है सिचुएशन स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस। ये सिचुएशन स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस यानी कि आप किसी सिचुएशन में जाओगे तो उस सिचुएशन में, क्योंकि आप इतनी बार गए हो, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तीसरा होता है जनरल कॉन्फिडेंस, कि आप जनरली लाइफ में कॉन्फिडेंट रहोगे। तो जो पब्लिक स्पीकिंग वाला कॉन्फिडेंस है वो सिचुएशन बेस्ड कॉन्फिडेंस है। पब्लिक स्पीकिंग में सिचुएशन है। और टास्क बेस्ड कॉन्फिडेंस, फॉर एग्जांपल, अब पब्लिक स्पीकिंग के अलग अलग फॉर्म्स है। जैसे कि एक हो गया है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। तो अगर आप इम्प्रॉम्प्टू स्पीच ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें बेटर हो जाओगे, वो पब्लिक स्पीकिंग का एक फॉर्म है, वो टास्क स्पेसिफिक हो गया। फिर हो गया स्टोरी टेलिंग, कि इम्प्रॉम्प्टू नहीं, आप प्रिपेयर करके जा रहे हो पर आपको पता है ये स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आपको बोलना है। सो ये अगेन टास्क स्पेसिफिक हो गया। अगर आप मल्टीपल टास्क स्पेसिफिक, जैसे कोई सिचुएशन है उसमें मल्टीपल टास्क है, आप जब उन टास्क को अच्छे से उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आप उस सिचुएशन में ओवरऑल कॉन्फिडेंस ला पाओगे। अब जैसे एक और एनालॉजी दूं आपको, तो क्रिकेट है। अब क्रिकेट एक सिचुएशन है, उसमें अलग अलग टास्क है। बॉलिंग एक टास्क है, बॉलिंग में स्पिनिंग हो गया, फास्ट बॉलिंग हो गया। बैटिंग एक टास्क है, बैटिंग में अलग अलग शॉट्स है, रिवर्स स्वीप है, फिर स्ट्रेट शॉट है। सो ये अलग अलग टास्क है। अब क्रिकेट में जनरल कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या करना है? अलग अलग टास्क में इंप्रूव करना है। जैसे कि अगर आपको बेटर बैट्समैन बनना है तो आपने या तो स्ट्रेट शॉट में इंप्रूव किया, रिवर्स स्वीप में इंप्रूव किया, ये आप मल्टीपल टास्क में इंप्रूव हो जाओगे। तो नाउ एज अ बैट्समैन इन दैट सिचुएशन आप अच्छा परफॉर्म करोगे। फिर जनरली आप जैसे दूसरी दूसरी चीजों में अच्छे करते गए तो ये आपका सिचुएशन बेस्ड कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब अगर आप मल्टीपल सिचुएशंस में आप बेटर हो गए, बहुत अच्छे हो गए, तो आपका जनरल कॉन्फिडेंस इन लाइफ इंक्रीज होगा। तो पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपको इंप्रूव करना है तो पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट डोमेन्स में जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, और इन 2 चीजों को टैकल करना है। एक हो गया पहले तो एक फीलिंग कि यार एक रूट कॉज होता है कि आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर, जब वो रहता है कि हाँ यार मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो आपको लगेगा यार आपका कॉन्फिडेंस लो फील होगा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। दूसरा होता है बस प्रैक्टिस, दैट्स इट। अगर आप प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हो, राइट, और आप में वो मेंटल ब्लॉकेज नहीं है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा नहीं करूंगा, आपको बस अश्योरिटी है कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो फिर आप जनरली कंपेयर टू समवन जिसके अंदर ये 2 चीजें नहीं, उससे बेटर ही परफॉर्म करो, राइट। सो आप बस प्रैक्टिस करो और खुद के अंदर ये बिलीव डालो कि यार मैं अच्छा ही परफॉर्म करूंगा, खराब कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि नहीं होने वाला है। वर्स्ट केस सिनेरियो आप नहीं बोल पाओ, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट। उसके बाद भी आप कुछ सीख के कर। सो इन दैट रिगार्ड कोई वर्स्ट केस सिनेरियो भी नहीं है। सो आप बस ये 2 चीजों को दिमाग में रखो एंड यू प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। यू प्रैक्टिस स्टोरी टेलिंग, एक कैमरा आपने सामने रखा और उसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में प्रैक्टिस किया, या फिर इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग, आपने बस सडनली डिसाइड किया कि यार कुछ आपने चिट्स प्रिपेयर की, वो चिट्स खोली और उसमें बोलना स्टार्ट कर लिया एंड खुद को ऑब्जर्व किया। ये आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो यू आर बाउंड टू इट। ओके, मतलब बहुत सारी ऐसे बातें बताई जो मैं भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा मुझे ये जानना है कि लाइक कहीं पे भी अगर स्टेज में कोई बोलता है तो अचानक से वो ब्लैंक हो जाता है कोई बंदा, तो उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? लाइक उसको सब पता है क्या बोलना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर वो शायद बोल नहीं पाएगा। तो उस मोमेंट पे आपके पास क्या ऐसी चीज है जो आप टिप दे सकते हो कि सो इसमें इट्स अबाउट स्टेट मैनेजमेंट। जब उसने वो क्वेश्चन पूछा
तो आपका स्टेट बदल गया। हम्म तो आपको वो स्टेट को कंट्रोल करना है। स्टेट यानी कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्फिडेंट हैप्पी स्टेट। हम्म फिर जैसे उसने सवाल पूछा तो वो कॉन्फिडेंस चला गया और आपका स्टेट चेंज हो गया। हम्म सो आप जितना अपना स्टेट मैनेज कर पाओ उतना आप बेटर, आपको नेचुरली वो आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब स्टेट कैसे आप फोकस करते हो, स्टेट कैसे मैनेज करते हो, तो 3 चीजें होती है। एक होती है आपकी फिजियोलॉजी, यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी जैसे ऐसे बात करूं, सो नाउ आई एम क्लोज्ड ऑफ, आप जो बोलोगे मैं वो बहुत कॉशियसली सुनूंगा और उसको खुद तक मैं पहुंचने नहीं दे रहा, क्रिएटेड अ बैरियर। सो ये एक डिफरेंट स्टेट है, बट दिस इज अ मच मोर ओपन स्टेट। मैं अभी आपके साथ खुल के बात करूँ एंड आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट क्योंकि मेरा फ्रंट पोर्शन जो है वो ओपन है। राइट तो ये हो गया फिजियोलॉजी। दूसरा हो गया फोकस, कि आप फोकस किस चीज पे कर रहे हो, क्या वो नेगेटिवली कर रहे हो उस चीज के ऊपर फोकस, या फिर आप पॉजिटिवली कर रहे हो। अगर आपने उस चीज को नेगेटिवली लिया एंड आपका फोकस नेगेटिव चीज के ऊपर चला गया तो हो सकता है हम डगमगा जाए। बट अगर आपने पॉजिटिवली लिया उसको कि ठीक है इसने खराब बोला बट फिर भी इसको मैं पॉजिटिवली कैसे ले सकता हूँ, और आपका आपका फोकस उस तरफ ज्यादा है, तो फिर बेटर आउटकम होगा। राइट राइट। तीसरा होता है लैंग्वेज, कि आप खुद को क्या बोलते हो। राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप खुद को ऑन रेगुलर बेसिस बोलते हो कि यार नेगेटिव होने वाला है कुछ, तो आपका माइंड आपको करेक्ट प्रूव करेगा और आप नेगेटिव हो या ना हो आप उसको क्रिएट करोगे। राइट। सो खुद को आप पॉजिटिव बोलो, आपका फोकस जो है वो आप राइट जगह पे रखो, पॉजिटिव चीज पे रखो एंड हैव अ राइट बॉडी लैंग्वेज। आप ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान रखोगे, यू विल मैनेज योर स्टेट इन अ मच बेटर मैनर। एंड वो दिक्कत जो जनरली फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेट चेंज हो गया वो उतना नहीं होगा। राइट। यू विल मेंटेन योर कंपोजर एंड इट्स गोइंग टू बी फाइन। ओके ठीक है, मैंने कभी इस डायरेक्शन से नहीं सोचने का ट्राई किया था, सो आपने बहुत डेप्थ से इसको समझाया, दैट्स ग्रेट। दूसरा मुझे ये जानना है कि कुछ लोगों को स्टेज पे जाने से ही डर लगता है, मतलब कभी उन्होंने वो फेज ही नहीं किया, तो अगर कभी आप उनको बोलोगे 50 लोगों के बीच में बोलना तो वो भाग के चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अगर फियरलेस माइंडसेट बिल्ड करना है, लाइक प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? बेसिकली उनका इंटरप्रिटेशन जो है, जो मीनिंग उन्होंने डाला है इस चीज के पीछे, वो नेगेटिव है। वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि यार अगर मैंने खराब परफॉर्म किया तो, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, अगर लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो क्या हुआ। सो बिकॉज इट इज देयर फोकस लाइज ओवर देयर, दे विल नॉट परफॉर्म वेल। अगर उनका फोकस नेगेटिव चीज पे रहेगा तो वो मस्टर आउट कर ही नहीं पाए। तो पहली चीज उसके ऊपर फोकस करना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है कि यार मैं पहली बार जाऊंगा, मैं अच्छा नहीं परफॉर्म करूंगा और वो चलेगा। वो एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि एकदम खराब हो, बट ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उतना अच्छा नहीं होगा। बट ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये लाइफ का वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा और इसके बाद सारे अच्छे होने वाले हैं। क्योंकि एक सेइंग है, इन ऑर्डर टू बी अ मास्टर यू मस्ट बी विलिंग टू बी अ फूल। राइट। अगर आपको एक मास्टर बनना है किसी भी चीज में, तो आपको पहले मतलब एकदम ऐसे बहुत अच्छा बनना है, तो पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि शुरुआत में आप उस चीज को करने में मूर्ख लगोगे। राइट। जब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ यार दिस इज द वर्स्ट थिंग, एंड उसके बाद भी वो फियर कभी भी जाएगा नहीं। राइट। इट्स नॉट लाइक यू विल स्टॉप हैविंग दैट फियर। वो ऑडियंस में जाने से पहले हमेशा हार्ट तेज धड़केगा, और सिर्फ ऑडियंस का नहीं, मेरा भी धड़कता है। बट आप जो मीनिंग उसको देते हो वो मीनिंग आपको चेंज करना है उसको। जैसे इंस्टेड ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी में क्या होता है, दिल धड़कता है, ऐसे स्वेटी फील होता है, और एक एक यू नो एंटिसिपेशन होता है कि यार पता नहीं क्या होगा। एक्साइटमेंट में भी यही फीलिंग आता है, दिल तेज धड़कता है। राइट। वो एनर्जी फील होती है, वो नहीं पता क्या होगा बट देखना है। राइट। सो उसको इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज एंग्जाइटी, इंटरप्रेट इट एज एक्साइटमेंट, एंड उसके साथ आगे बढ़ो, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो भी ज्यादा एक्साइटेड निकलेगा, इंस्टेड ऑफ इट गेटिंग आउट एज एन एंशियस रिजल्ट। तो एंग्जाइटी आपको कम फील होगा, तो वो मीनिंग बदलो कि ये खराब फीलिंग नहीं है जो भी आप फील कर रहे हो, वो रहेगी और वो रहनी चाहिए। उससे आपको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को यूज करना है। ओके
और दूसरा एक मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी माइंड में ये आया कि पब्लिक स्पीकिंग मतलब आप जैसे कॉलेज में कर रहे थे तो शायद वहाँ पे आपके नोन फ्रेंड्स होंगे या टीचर होंगे, सर होंगे आपके सामने, ओके बट अभी आप जो पब्लिक स्पीकिंग करोगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे आपके लिए हर पर्सन एक नया है। तो उस मोमेंट पे वो जो अननोन लोग हैं उनके सामने भी इफेक्टिवली अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आपके लिए क्या माइंडसेट रहता है कि मतलब स्टिल मतलब जान पहचान वाले के लोगों के सामने भी आपने जो प्रिपेयर किया है वो ही सेम डिलीवर हो, और जो अननोन लोग है लाइक आप ऐसा समझो कि आप चेन्नई में जाके डिलीवर कर रहे हो या यूएस में जाके कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या रहता है? ओके क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है किसी लोगों के लिए, क्योंकि अगर अहमदाबाद में आप कहीं पे स्टेज पे जाके बोलते हो और उसी चीज अगर आप न्यूयॉर्क में जाके प्रेजेंट करोगे तो एटमॉस्फियर भी आपको अफेक्ट करेगा, लोगों के एक्सप्रेशन भी आपको अफेक्ट करेंगे। तो वहां पे जाके अगर हम ब्लैंक हो गए या फिर ऐसे कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, तो उसके लिए अगर पहले से प्रिपेयर होना है तो किस टाइप का माइंडसेट रहना चाहिए पहले से? पहली चीज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, स्टैंड अप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑडियंस को टेस्ट करना कि आपकी ऑडियंस कोल्ड है या वार्म है। ओके वो आपको पता चल जाएगा ऑडियंस को देख के, चाहे वो स्माइल कर रही है या स्ट्रेट फेस रख रही है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है। वो आप स्टार्टिंग में ही जैसे ही आप स्टेज पे जाते हो और आप बोलना शुरू करते हो, आपको बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन देख के पता चल जाएगा कि ऑडियंस वार्म है या कोल्ड है। अगर वो कोल्ड ऑडियंस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने बताया अननोन ऑडियंस है, तो मेरा काम पहले होगा उसको वार्म करना बाय क्रिएटिंग कंफर्ट। ओके ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। अगर ऑलरेडी वार्म ऑडियंस है तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आगे बढ़ सकते हो। और ऑडियंस को वार्म कैसे करते हैं? पहली चीज तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि ऑडियंस रिस्पॉन्ड करे। राइट, क्वेश्चंस पूछोगे कि यार टेल मी, एंड इन अ कंफर्टिंग वे, कि ऑडियंस फील्स एनकरेज्ड। अगर आप आते ही बोलोगे चलो बताओ, ऐसे टीचर के जैसे कि जिसने गलत आंसर दिया तो उसको पनिशमेंट, वैसे फॉर्मेट में ऑडियंस कंफर्टेबल उतना ज्यादा फील नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस आप ह्यूमरस वे में कर रहे हो। बट अगर आप इन एन एनकरेजिंग वे कर रहे हो, जिसने में कुछ छोटा सा भी आंसर बोला, आपने उसको सुना अच्छे से, और जिसने भी आंसर दिया उसने आपने उसको कमेंट भी किया कि यार गुड जॉब, थैंक यू फॉर शेयरिंग, और कुछ उसको अच्छा फील करवा, तो आप ऑडियंस को सिग्नल कर रहे हो कि अगर आप ऑडियंस खड़े रह के बोलेगी या कुछ भी बोलेगी तो आप कुछ खराब नहीं, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले, दे आर गोइंग टू फील गुड। सो इन अ वे यू आर वार्मिंग द ऑडियंस अप, राइट? सो आपने कम, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हमेशा माइंडसेट में मेरा यही रहता है कि जब मैं जा रहा हूं तो पहला काम है मेरा ऑडियंस को वार्म करना और उसको एंगेज करना। सो दैट इज माई माइंडसेट। ओके, ये भी नया पॉइंट था मेरे लिए जो मैंने पूछा आपको। ओके, सो मोहित, मुझे ये जानना है कि किसी को भी अपना पब्लिक स्पीकिंग जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके लिए बेसिक स्किल्स क्या सजेस्ट करोगे कि ये इतनी स्किल्स होनी चाहिए, अगर ये क्रैक कर लिया तो आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से निभा पाओगे? ओके, सो इनफैक्ट मतलब इसमें क्या है, ऑडियंस के सामने जाने से पहले ही आपको एक स्किल सेट डेवलप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अब क्रिकेट की एनालॉजी में ही बोल, अगर जैसे कई लोग क्या मुझे बोलते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से कॉन्फिडेंस आता है। नहीं, पब्लिक स्पीकिंग से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से करते हो तो कॉन्फिडेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को क्रिकेट उतना अच्छा खेलने नहीं आता है, अब वो उसको सीधा आप एक ऑडिटोरियम में भेज दोगे जहाँ पे उसको 500 लोग देख रहे हैं। अब उसको पहले ही क्रिकेट खेलने अच्छे से नहीं आता है, अब जस्ट बिकॉज वो ऑडियंस के सामने अचानक से अच्छे से खेलने लगेगा नहीं। तो पहले क्या चाहिए, ऑडियंस में अच्छे से खेलने के लिए पहले उसको ऑडियंस के बिना अच्छे से खेलना आना चाहिए। वैसे ही आप पब्लिक के सामने बोलो, उससे पहले आप एक कैमरा के सामने अच्छे से बोल पाओ। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वंस यू आर गुड एट दैट, एक बार आप कैमरा के सामने भी अच्छे से बोलना सीख गए, फिर ऑडियंस के सामने अच्छे से बोलना धीरे धीरे इजी हो जाएगा। शुरुआत में खाली डिफिकल्टी फील होगा बिकॉज न्यू एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से आप यूज टू नहीं हो। बट जैसे ही आप एनवायरमेंट से भी यूज टू हो जाओ, फिर आपके लिए उसमें एक्सेल करना बड़ी बात नहीं होगी, राइट? सो दैट इज वन थिंग, स्पीकिंग गुड इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा। ओके, Second thing, you need to have a good knowledge base. Whatever thing you are talking about, जो भी चीज है
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए बात करना सिर्फ अच्छा पब्लिक स्पीकर होना इनफ नहीं है। अच्छा पब्लिक स्पीकर होने के साथ साथ मुझे खुद को साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। अगर वो चीज मैं एक्सप्लेन अच्छे से ना कर पाऊँ, तो दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू बी अ गुड, लेट्स से, एजुकेटर ऑन पब्लिक स्पीकिंग। सिमिलरली जो भी चीज आप लेने वाले हो एज अ पब्लिक स्पीकर, आप जिस भी चीज के बारे में बात करने वाले हो, पहले तो आप खुद इस चीज में अच्छी होने चाहिए, राइट। एंड दूसरी चीज, आपको अच्छे होने के साथ साथ इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप वो किसी और को समझा पाओ। यानी कि जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत अच्छा प्लेयर है डज नॉट मीन वो बहुत अच्छा कोच भी हो। माइकल जॉर्डन, वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स, ही वाज अ वेरी गुड बास्केटबॉल प्लेयर, वो बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर, बट वो उतना अच्छे से, उनकी जो खुद की टीम है शार्लोट बॉबकैट्स, उस टाइम पे बॉबकैट्स थी, अभी शायद हॉर्नेट्स, वो टीम अपने आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। क्यों ना? वो उसके लिए कोच कर भी नहीं रहे, बट ही इज जनरली नॉट अ गुड कोच, राइट। सिमिलरली आप उस चीज में अच्छे होने भी चाहिए, जो भी चीज एज अ पब्लिक स्पीकर आप यू वांट टू टेक ऑन, उसके सिवाय आपको वो चीज दूसरों को सिखाने नहीं आनी चाहिए, राइट। सो दैट इज सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग इज, जैसे कि मैंने बताया, कैमरा के सामने अच्छा बोल पाना। सेकंड चीज, उसको इस तरीके से सीखना कि आप दूसरों को भी सिखा सको। ओके Okay, so these are two things that I would recommend कि ये दो चीजें आप कर पा रहे हो, you can be a good public speaker. ओके। दूसरा मुझे ये जानना था कि आप अगर कभी पब्लिक स्पीकिंग करने चाहते हो तो अपनी स्क्रिप्ट कैसे डिजाइन करते हो और उसके लिए क्या ध्यान रखते हो आप, वो मुझे थोड़ा जानना है। So मैं कभी भी एग्जैक्ट स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। ओके जैसे वर्ड टू वर्ड पॉइंटर्स लोग बोलते हैं ना, वो मैं वर्ड टू वर्ड एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं नोट डाउन करने वाला हूँ। मैं अपने दिमाग में पॉइंटर्स रखने वाला हूँ ओके कि इन इन चीजों के ऊपर मुझे बात करनी है। अगर मैं कोई स्टोरी भी बोलूंगा तो स्टोरी में कुछ पॉइंटर्स मैं मेंशन करूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इन द बिगिनिंग यू आस्क्ड मी, आपने मुझे पूछा कि आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था एज अ पब्लिक स्पीकर। सो उसी चीज को अगर मैं माइंड मैप के फॉर्मेट में बोलूँ, तो क्लब में मुझे जाना था एक, उसके लिए मुझे स्पीच प्रिपेयर करनी थी। प्रिपेयर करके मैं वहाँ पे गया, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, बिल्कुल सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था मेरे लाइफ का। बट उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ट्राई और करना चाहता हूँ। सो शॉर्ट में ये उसको मैंने अभी ये शॉर्ट में, तो ये मेरा माइंड मैप है, ये मेरे पॉइंटर्स, राइट। बट अब इसी चीज को अगर मुझे लंबे में बोलना, तो मैं इसी चीज को जितना चाहे उतना लंबा बोल सकता हूँ। जितने जो भी लोग थे सब मुझे सब याद है, उन सबको मैं इन डिटेल उनके बारे में बात कर सकता हूँ। तो जितना ज़्यादा चाहे मैं उसको लंबा कर सकता हूँ, जितना चाहे मैं उसको छोटा कर सकता हूँ। सो बेस्ड ऑन दैट सिनेरियो, अगर मुझे उस चीज़ को लंबा करना होगा तो भी मैं वो कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट स्क्रिप्ट नहीं प्रिपेयर की, मैंने माइंड मैप प्रिपेयर किया, राइट। उसको मैं जितना चाहे उतना छोटा करना चाहूँ, तो वही चीज़ का मैंने बहुत छोटा वर्जन भी आपको मैंने 1 मिनट के अंदर बता दिया, राइट। तो आपको क्रक्स आइडिया आ गया। तो उसी तरीके से जिस भी इवेंट में मैं जाता हूँ, मैं एग्जैक्ट स्क्रिप्ट प्रिपेयर नहीं करता हूँ। मैं बताता हूँ कि ये स्पेसिफिक चीज़ है, मुझे बोलनी है, और उसके ऊपर अगर कुछ भी बोलना हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइम आई हैव, मैं उसके ऊपर एक्सपैंड करता हूँ। एंड अगर मुझे लगता है कि नहीं अब टाइम कम है, तो उसको समराइज भी करता हूँ। सो दिस इज हाउ आई गो अबाउट माई स्पीचेस। ओके दैट्स ग्रेट। ओके, दूसरा मुझे ये जानना है कि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप करते हो। लाइक आज भी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस करते होंगे आप। आज भी अगर कहीं पे भी आपको इनवाइट किया जाए और आप जाओगे तो आप कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे? अगर मुझे एज सच कहीं पे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बुलाया है, एंड जनरली आई डोंट प्रैक्टिस प्रायरली बिफोर माई स्पीचेस। लेट्स से अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच प्रेसिडेंट के सामने देना है, तो मैं 1 हफ्ता पहले शायद प्रिपेयर करूँगा, माइंड मैप बनाऊंगा और उसके ऊपर काम करूँगा। बट अदरवाइज अगर आप मुझे बोलोगे कि बस एक स्पीच देनी है और बस थोड़ी देर में देनी है, आधे 20 मिनट में देनी है, 20 मिनट में एक घंटे की स्पीच देनी है, मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। तो बट एज सच ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हाट आई कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व, जो भी मेरी रिकॉर्डिंग्स है उनको मैं देखूंगा, और मेरी ये हैबिट ही बन गई, मुझे सोचना नहीं पड़ता है। मैं जब भी देखता हूँ तुरंत मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या इंप्रूव करना है। बट अगर इसको एक लेना इस तरीके में बताओ कि सामने वाले को अगर समझना हो,
तो इफ़ यू डोंट हैव दिस हैबिट, तो अगर आपको खुद को एनालाइज करना है तो आप खुद को बेसिकली 3 चीज़ों में एनालाइज कर सकते हो। हम्म पहली है खुद की बॉडी लैंग्वेज। बेसिकली आप वीडियो अपना रिकॉर्ड कर दो और उसको म्यूट पे डाल दो। एंड फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि फ्रंट कैमरा से आप कॉन्शियस हो जाओगे। आपको आप जो चीज़ें आप नेचुरली करते हो आप वो नहीं करोगे क्योंकि आप कॉन्शियस हो। तो बैक कैमरा से खुद को रिकॉर्ड करो। नाउ दैट यू आर रिकॉर्डिंग योरसेल्फ फ्रॉम योर बैक कैमरा, उस रिकॉर्डिंग को बाद में आपको देखना है और म्यूट करके देखना है ताकि आपको समझ में आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। राइट, तो आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि देखिए मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, मुझे ये चीज़ को इम्प्रूव करना है, जिस तरीके से मैं बैठा हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लेग्स में मेरे बेटर हो सकते थे, मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, मेरे हाथ एकदम बंद है। सो ये आप तभी करोगे जब आप कुछ भी और चीज़ नोटिस नहीं करो, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहे हो। फिर आपको ऑब्जर्व करना है सिर्फ अपनी वॉइस। तो आप क्या करो, आप उसको फुल वॉल्यूम पे रखो एंड खुद को देखना बंद कर दो। बॉडी लैंग्वेज को मत देखो, या तो फोर अपसाइड डाउन कर लो या तो बस सुनो बिना देखे। तो तब आप ऑब्जर्व करोगे कि मेरा वॉइस कैसा है। राइट क्या मैं अप एंड डाउन जा रहा हूँ या फिर मैं एक मोनोटोन में बात कर रहा हूँ। राइट, फिर उसके बाद ना आप बॉडी लैंग्वेज को देखो ना आप खुद की वॉइस को सुनो, आप सिर्फ कंटेंट को ऑब्जर्व करो। बेसिकली जो सिर्फ आप शब्द बोल रहे हो उनको सुनो, तरीके पे मत जाओ, सुनो ही मत कि आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो, वो ऑब्जर्व करना ही मत। बस ऑब्जर्व करो कि आप क्या बोल रहे हो। द वर्ड्स यू आर स्पीकिंग, आर दे करेक्ट? क्या उनका स्ट्रक्चरिंग सही है? क्या आप बेटर तरीके से स्ट्रक्चर कर पाते हैं इसको? क्या आप कुछ बेटर वर्ड्स यूज कर पाते हैं? सो इन 3 एस्पेक्ट्स पे आप ध्यान दीजिए ऑन द रेगुलर बेसिस। बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड द कंटेंट। ये 3 चीजों के ऊपर आप रेगुलर बेसिस पे ध्यान देंगे। ऐसा मत सोचिए कि स्पीच है तो स्पीच के लिए नहीं, हर बार रिकॉर्ड कीजिए, हर बार एनालाइज कीजिए एंड हर बार इंप्रूव करने का डेलिबरेटली कॉन्शियसली प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 चीजें आप करेंगे, आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ग्रेट। मैंने आज तक तो यही सुना था कि आपके खुद को कैमरा से रिकॉर्ड कीजिए और फिर देखिए कि क्या आप कर रहे हो, बट आपने जैसे साउंड को अलग से सुनने का बताया, फिर वीडियो को म्यूट करके देखना है, फिर दोनों को क्लब कर मतलब देखना ही नहीं, फिर से कंटेंट पे फोकस करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक एक जगह पे फोकस कर पाओगे हाँ, कि कहाँ पे क्या मिसिंग है। तो ग्रेट एग्जांपल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। दूसरा मुझे ये जानना है कि जैसे टेक्नोलॉजी है वो एवरी 10 साल में बदल रही है, तो पब्लिक स्पीकिंग का क्या फ्यूचर लग रहा है कि अभी इसमें क्या क्या एडवांस चीजें आ सकती है? इसके बारे में कभी आपने सोचा है? मुझे जनरली लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग में आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा कि रोबोट आके हमको स्पीच देगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा लॉजिकल चीज है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग के एरिया में, तो शायद वैसा कुछ सिस्टमेटाइज करने के लिए वो हो सकता है। बट अदरवाइज लेट्स से अगर कोई मोटिवेशनल स्पीच है तो मैं जनरली उस पर्सन से ये सुनना चाहूंगा जिसने, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक पर्सन से सुनना चाहूंगा जैसे डेविड गॉगिंस, तो आई वांट टू लिसन टू हिम ओनली इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग। अगर बिजनेस स्पीकिंग है तो मुझे एलेक्स हर्मोजी से ही जानना है, क्योंकि मैंने कुछ फीलिंग्स उनके साथ अटैच करके रखी। एंड सिमिलरली जैसे जब चेस के लिए कंप्यूटराइजेशन और वो सब आया था तो लोगों को लगा था कि लोग चेस खेलना बंद कर देंगे, सिर्फ कंप्यूटर्स को एनालाइज करेंगे, बट ऐसा नहीं। इवन नाउ प्लेयर्स आर वेरी रेलेवेंट जो भी चेस खेलते हैं। राइट, मैग्नस कार्लसन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट चेस प्लेयर्स, गैरी कैस्परोव। अब इंटरेस्टिंग कब लगता है? जब मशीन और ह्यूमन का कोलैबोरेशन होता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल गैरी कैस्परोव ने इन टर्म्स ऑफ चेस किसी रोबोट के सामने प्ले किया था, वो बहुत वेल रिकग्नाइज्ड एक गेम था, उसको जाना माना गया था। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जनरली क्या हो सकता है, आप एआई मॉडल्स को यूज करके पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हैं, बट एज सच स्पीकर आई डोंट थिंक रिप्लेस करेगा इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीचेस। मे बी डिजिटल फॉर्मेट में पॉसिबल हो सकता है, इफ एज अ स्पीकर मुझे खुद को इम्प्रूव करना हो या किसी और को मुझे रेप्लिकेट करना हो तो एआई मॉडल्स यूज करके मुझे रेप्लिकेट करेगा। एंड कुछ सर्टेन एआईज, बट वो भी दे विल बी रन बाय पीपल ओनली। राइट, अगर कोई एआई स्पीकर पॉपुलर होता है तो उसको कोई इंसान ही पॉपुलर करेगा। एआई खुद एआई को पॉपुलर, मुझे राइट नाउ आई डोंट सी इट एज अ स्कोप, एज अ बिग थिंग। Maybe in the future, if AI gets so complex
कि वो हमको सुपरसीड कर दे, विच इज अ पॉसिबिलिटी, तब आई सी इट एज इट बीइंग अ पॉसिबिलिटी. बट अदरवाइज इन द नियर फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन ही किसी को फेमस करेगा, चाहे वो खुद को फेमस करे या फिर वो एक एआई, डिजिटल एआई को मॉडल फेमस करे. सो ये मेरा टेक है इस चीज के ऊपर. ओके. दूसरा मुझे जानना है कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग, या फिर कोई बुक सजेस्ट करना चाहो हमारे व्यूअर्स को तो कौन सी रहेगी? So, in terms of public speaking, I don't have any specific book. There is one book called 91 Ways to Talk to Anyone. I don't remember the exact number, but that is one book that you can use. And How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. That's one very, now this is a book that's get recommended a lot. Now, it's not applicable in every scenario, but no book is applicable in every scenario is what I believe. So, but it's still a very good book to give you the foundation of understanding कि हाँ आप कैसे टैकल कर सकते हो सिचुएशंस को इन जनरल, या पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जनरली इवन नाउ आई एम राइटिंग अ बुक एज वेल, राइट. इट्स अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस के ऊपर है, कम्युनिकेशन के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है, कॉन्फिडेंस के ऊपर फोकस्ड है. सो जनरली कॉन्फिडेंस अगर आपको इम्प्रूव करना, जिसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग भी इंक्लूडेड है, सो वो बुक आई वुड रिकमेंड टू पीपल, नॉट राइट नाउ दो, बट इन द फ्यूचर जब वो कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ तब. बट एज सच वन बुक जो यूनिवर्सली एवरीवन कैन रीड इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. उसके भी अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है जो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. ओके. दूसरा मुझे जानना था कि आप जैसे स्टोरी को बताते हो तो बहुत ही एंगेजिंग लगता है, बहुत ही अलाइव लगता है. तो स्टोरी टेलिंग के लिए पब्लिक स्पीकिंग में कोई ऐसा आपके पास हैक है कि कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड्स में कोई अपनी बात बताता है तो हमें सुनना भी नहीं पसंद, बट कोई सेम बात कोई और बताता है तो बहुत ही एंगेजिंग लगता है. तो मुझे जानना है कि उसके पीछे क्या हो सकता है और उसके पॉइंट्स क्या है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए. ओके. सो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स का लिस्ट हो. ओके. ये आप जितने उसको उतना ज़्यादा इंक्लूड करोगे तो आपकी स्टोरी पॉलिश होती जाएगी. ओके. सो एलिमेंट नंबर 1 इज वॉइस मॉड्यूलेशन. आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कितना वॉइस मॉड्यूलेट कर रहे हो. क्या आप हाई टोन यूज कर रहे हो, क्या आप किनेस्थेटिक लाइक लो टोन यूज कर रहे हो, क्या आप मिडिल टोन यूज कर रहे हो. दैट इज नंबर 1, वॉइस मॉड्यूलेशन. नंबर 2 इज इमोशंस. आप कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो. राइट. क्या आप एकदम अनएक्सप्रेसिव हो, आपके फेशियल पे और आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे कुछ एक्सप्रेशन है या नहीं, या फिर आप एकदम अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो. करेक्ट. सो दैट इज नंबर 2, इमोशंस. नंबर 3 इज डिटेल्स. आपकी स्टोरी आप कितने डिटेल्स से बता रहे हो, और वो डिटेल्स ऐसा नहीं कि आपने बस भर भर के डिटेल्स डाल, वो डिटेल्स जो भी आपका मैसेज है उसके साथ अलाइंड होनी चाहिए. राइट. सो अगर अनअलाइंड डिटेल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने घर से यहाँ तक आने की स्टोरी बताऊँ तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फालतू की डिटेल्स ऐड कर सकता हूँ कि यार मैं आया, फिर मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, मैं लिफ्ट से नीचे गया, बाहर निकला. ये अननेसेसरी, ये बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्टोरी को. बट अगर कुछ डिटेल्स जैसे कि कंट्रीब्यूट करे, सो मैं जैसे ही घर से निकला, सो अब पता कैसे चलता है कौन सी स्टोरी कौन सी डिटेल कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें इमोशन होगा. इमोशनल मूवमेंट होगा मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रही है और मैसेज से अलाइन है. अगर इमोशनल कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ चैलेंज नहीं, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं जब आ रहा था यहाँ पे, तो आने से पहले मैंने एनालाइज किया कि यार मुझे क्या करना है, हाउ डू आई वांट टू अपीयर, डू आई वांट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज समवन अथॉरिटेटिव, और डू आई वांट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज समवन दैट्स लेट्स से हम्बल और यू नो नॉट दैट अथॉरिटेटिव. तो मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैसेज जो मैं भेज रहा हूँ वो मुझे राइट भेजना है. तो मैसेज सीरियसली लोग कब लेंगे, जब मैं अच्छे से वेल ड्रेस्ड हूँ. डू आई डिसाइडेड टू वेयर अ सूट, अ गुड बेल्ट, अ प्रॉपर शर्ट. वरना मैं पोलो पहन के भी आ सकता था, कुछ रेगुलर फुल स्लीव टी शर्ट या शर्ट पहन के भी आ सकता था, बट नहीं, आई वॉन्ट दिस. सो आफ्टर दैट आई डिसाइड कि ठीक है, आई वॉन्ट माई ओन, लेट्स से मुझे चाहिए कि मैं खुद का भी कुछ सेटअप लेके जाऊँ. सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, कुछ चीज़ें उसके लिए. एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, कैलकुलेट करना था टाइम मैनेज करके मैं सीधा आया. फिर आके ओके आई रेड द एड्रेस, बट मैं गलती से अंदर चला गया.
right? Instead of, so I should have contacted you, and then वो एक difficulty face हुई, but then and then I came. अब ये थोड़ा मैंने समराइज तरीके से बताया, मैं काफी ज्यादा इसमें अनाप शनाप डिटेल्स भी डाल सकता, तो उससे स्टोरी इन्फ्लेट हो जाती, मजा नहीं आता उतना ज्यादा, एंड मैसेज को कंट्रीब्यूट नहीं करता. सो दैट इज द फोर्थ थिंग. डिटेल्स आप किस तरीके से ऐड करते हो, क्या वो डिटेल्स इमोशन फीलिंग है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रही है स्टोरी को, या फिर वो बस रैंडम. अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो उसको हटा दो. फोर्थ चीज इज एंगेजमेंट. आप कितने अच्छे तरीके से एंगेज कर रहे हो अपनी ऑडियंस को. और आप एंगेज कैसे कर सकते हो, एक तो क्वेश्चंस पूछ के. आप अपनी ऑडियंस से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछो तो ऑडियंस सोच में आ जाएगा, एंड देन कुछ रिस्पॉन्स मांगो अपनी ऑडियंस से. जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्स मांगोगे उतना ज़्यादा एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाता है. फिर होता है अब वॉइस मॉड्यूलेशन से भी एंगेजमेंट आता है, राइट? अगर मैं एक ही टोन में बोलता रहूँगा एकदम ऐसे रोबोट की तरह, तो एंगेजमेंट उतना नहीं आएगा. नाउ दिस इज अ वे ऑफ स्पीकिंग, मैंने अपने हाथ यूज करना बंद कर दिया है. नाउ दिस इज नॉट एज एंगेजिंग एज बिफोर. बट जैसे ही मैं हाथ इन्वॉल्व करता हूँ, जैसे ही मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एंगेजमेंट बढ़ जाता है. सो हाउ एंगेजिंग इज इट? देयर आर डिफरेंट वेज टू एंगेज पीपल. वॉइस मॉड्यूलेशन एक होता है डिटेल्स बताना, एक होता है प्रॉप्स यूज करना, राइट? सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. आफ्टर एंगेजमेंट इज योर स्टेज मूवमेंट, कि आप कैसे स्टेज को ऑक्यूपाई कर रहे हो. Okay. Are you occupying the full stage or are you just standing in one place? Now again, there are extreme to this. कि आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करो, इतना ज़्यादा मूवमेंट करो कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि आप बिल्कुल मूवमेंट कर ही नहीं रहे हो. सो इट्स स्वीट स्पॉट होता है. आपको कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करना है, बट आपको बिल्कुल मूव नहीं करना है ऐसा भी नहीं. जब आप ट्रांजिशन में हो तब आप मूव कर सकते हो. जब आपको किसी चीज़ पे एम्फसाइज करना है तो आप रुक के बात कीजिए, राइट? सो ये हो गया स्टेज मूवमेंट. फिर एक और चीज़ हो गई बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज आपका कैसा है? आर यू कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग ऑफ दैट्स क्लोज्ड ऑफ, या फिर आपका ओपन बॉडी लैंग्वेज है? सो ओपन बॉडी लैंग्वेज में आपकी जो एल्बोज है वो आपकी बॉडी के साथ ऐसे कनेक्टेड नहीं रखे तो बेटर है. मेक श्योर कीजिए थोड़ा स्पेस है, एंड आप इस तरीके से, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई वुड रेकमेंड कि आप ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे. सो योर स्टोरी इज गोइंग टू बी बेटर कंपेयर्ड टू इफ यू डोंट कीप दिस थिंग्स इन माइंड. ओके. दूसरा एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है रिगार्डिंग पब्लिक स्पीकिंग, और क्या सोसाइटी को प्रोवाइड करना चाहते हो? सो मैंने एक किताब पढ़ी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. ओके. एंड उस किताब के अंदर एक एक्टिविटी होता है जिसके अंदर आपको अपना विजन और मिशन स्टेटमेंट डिक्लेयर करना होता है. तो मेरा मिशन स्टेटमेंट ये है, टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, healthiest and the most competent version of myself while helping others do the same. No. मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि खुद को जितना हो सके उतना अपस्किल करना है, खुद को जितना हो सके उतना हेल्दी रखना है ताकि मैं लॉन्जेविटी के ऊपर ध्यान रख सकूं. स्ट्रांग रखना है माइंडसेट के साथ भी, बॉडी के साथ भी, इंटेलेक्ट के साथ भी. एंड ये करते करते मुझे लोगों को अपस्किल करना है, उनको हेल्प करना है आगे बढ़ने. So one thing that I see myself doing is, let's say public speaking, sure, ठीक है, ये मैंने कर दिया, but I am very good at other things as well. So after public speaking, I would like to generalize myself in terms of helping people gain more confidence in other areas of their life as well. After that, I want to help people understand themselves better, structure their life better as a life coach. After that, अब जैसे कि मैंने बताया 5 पिलर्स है लाइफ के, हर एक पिलर पे मैं चाहता हूँ कि आप कैसे होलिस्टिकली ग्रो कर सकते हैं खुद को, इंप्रूव कर सकते हैं खुद को. सो लेट्स से अगर पब्लिक स्पीकिंग मेरा इट बिकम्स वेरी गुड, देन आई वुड लाइक टू मूव अप टू सम अदर डोमेन दैट्स अ लिटिल मोर जनरल, इन व्हिच आई कैन हेल्प पीपल बेटर, व्हिच इज लेट्स से माइंडसेट के ऊपर मैंने बात किया. फिर एक कंसेप्ट जो बेसिकली हर किसी को पता होना चाहिए, आफ्टर आई बिकम रियली सक्सेसफुल, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट मनी. कि आप अगर बहुत डिप्राइव स्टेट में हो तो आप कैसे अपनी खुद की नेचुरल स्किल सेट यूज करके मनी क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए. क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग 2 ट्रैप्स में फंस जाते हैं. एक ट्रैप है कन्फॉर्मिज्म, यानी कि जो सब लोग कर रहे हैं वो मैं करूं. दूसरा ट्रैप है टायरानिज्म, यानी कि सिर्फ एक बंदा है जिससे मैं गाइडेंस ले रहा हूं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो गया या कोई और हो गया, वो जो बोलेगा वो मैं करूंगा, राइट? अब इन दोनों में आप खुद की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, जो सिर्फ आपको पता है और किसी को उतनी डेप्थ में नहीं पता है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो. बट आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब होगे, जब आप उनको अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को बेस्ट वे में लेवरेज करो,
सो वो बेस्ट वे में लेवरेज करके आप कैसे अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो इन एवरी पिलर, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो गया, मनी हो गया, हेल्थ हो गया, सब कुछ। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, लाइक दैट वुड बी माई अल्टीमेट गोल। Oh, that's great. So, okay, thank you so much, मोहित, हमारे शो पे आने के लिए। आपने जितनी भी वैल्यूएबल इंसाइट्स दी वो शायद जो बिगिनर लेवल पे है उनको बहुत ही हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर विशेस। थैंक यू सो मच राजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चंस आपने मुझे पूछे, आई फेल्ट वेरी इंट्रीग्ड एंड वेरी एंगेज्ड, एंड कुछ बातें होती है जो एकदम सरफेस लेवल होती है। दिस टाइम आई डिड नॉट फील दिस वाज अ सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन। मुझे ऐसे लगा कि हम डेप्थ में इन डेप्थ गए, एंड मुझे काफी ज्यादा मजा आया आपके साथ बात करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you.